डॉक्टर अजय आलोक, इस पूरी प्रक्रिया में जब से ये घटनाक्रम सामने आया है, आपकी निगाह में कहीं कोई लूप होल ऐसे दिखाई देते हैं जिनको लेकर लोगों को सवाल उठना उनके मन में लाजमी है, या आपको लगता है सब कुछ प्रक्रियात्मक रूप से, सब कुछ एसओपी के हिसाब से हो रहा है, कहीं कोई ग्लिच नहीं हुई है और केवल राजनीति करने वाले सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ग्लिच हुई है। सबसे बड़ी ग्लिच हुई है कि चोरी हुई है। सबसे बड़ी ग्लिच तो सामने है कि चोरी हुई है। उन लोगों ने मान लिया भी कि चोरी हुई है, रिकवरी हो गई 80 लाख की, अब 1.25 करोड़ के लगभग। चोरी तो हुई है, तभी ना ये सब हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि आरोप प्रत्यारोप कितने घटिया घटिया लगाए गए। चांदी की 200 सिल्लियाँ कहाँ गई, कौन ले गया, मिला कि नहीं मिला? चरण पादुकाएं कहाँ गई, मिला कि नहीं मिला? जब मिल गया तो कहते हैं कि वहां क्यों था, यहाँ क्यों नहीं है? अरे आपको व्यवस्था फैलाना है साहब। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, राम मंदिर के नाम पे पुलिस इस मामले में तो गए नहीं आज तक प्रभु श्री राम के, रोटियां सेकने में माहिर। आपको क्या लगता है सपा को इससे 27 में क्या वोट मिल जाएंगे? डॉक्टर अजय आलोक, पुलिस इतना राम मंदिर कहते हैं कि आस्था को चोट पहुंची, पुलिस कोई आस्था को चोट नहीं पहुंची है प्रभु श्री राम के प्रति। पुलिस सुओ मोटो ले सकती थी, पुलिस ने सुओ मोटो नहीं लिया। संतोष दुबे कहते हैं, मैं गया, मैंने राम जन्मभूमि थाने में थानेदार से कहा इस मामले में आप FIR लिखिए। उन्होंने कहा बहुत बड़े लोग, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं, मुझको नौकरी करनी है, करने दीजिए चुपचाप। ये कौन सा प्रभाव था जो काम कर रहा था, जिसके बारे में बृजभूषण शरण सिंह भी कहते हैं कि मुंह खोलते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, अभी भी मुंह नहीं खोल सकते। ये कौन था इतना प्रभावशाली? ये कौन है जिसके बारे में कहा जाता है कि चंपत राय तो FIR कराने जा रहे थे, लेकिन अचानक एक फोन आया और उन्होंने फिर FIR नहीं कराई? देखिए, कहा सुनी की बातें जो है ना, ये कहा सुनी की ही बातें रहती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि यही विशुद्ध राजनीतिकरण है। ये कहा सुनी की बातें कि एक फोन आया, किसी ने कहा एक फोन आया, चंपत जी ने FIR नहीं करवाया। चंपत जी ने क्यों फिर? अच्छा सर, तो ये बताइए 80 लाख की रिकवरी, 80 लाख की रिकवरी अगर 4-5 तारीख को चंपत राय जी कर लेते हैं, FIR क्यों करवाया? चंपत राय जी ने सामने आकर ये क्यों कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है? उसी दिन FIR क्यों नहीं हो गई सर? मैं बताऊं जरा क्यों कहा था? तो जांच हो रही है गौतम जी। आता हूं विनोद जी। SIT ने जो दोबारा चंपत राय को बुला के पूछताछ की है, तो उसी की जांच हो रही है ना। 4 घंटे की जो पूछताछ हो रही है, अब मैं क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ओके, इसी के लिए तो हो रहा है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो विशुद्ध राजनीतिकरण है, घटिया राजनीतिकरण, एक हिंदू धर्म के खिलाफ विद्वेष फैलाने का, राम मंदिर के प्रति आस्था कम करने का एक कुत्सित प्रयास है। जयशंकर गुप्ता जी को अब मैं इस मामले में लाना चाहता हूं। दिनेश जी 30 सेकंड दीजिए। बोलिए दिनेश जी 30 सेकंड बोलिए। मैं कह रहा हूं, आपने इस डिबेट में 3 बार कहा कि आखिरकार ये चंपत जी ने इसको उल्लेखनीय क्यों नहीं बताया। वो बात क्या थी एग्जैक्टली? पढ़िए जरा उसको। 1-2 लाइन का स्टेटमेंट था इन्होंने कहा था कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में खामियां थी। समाजवादी पार्टी ने कहा था इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में खामियां थी, जिनको रोका गया, उजागर नहीं किया गया। अब उन्होंने कहा था कि इंटरनल ऑडिट अभी चल रहा है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के दौरान या इंटरनल ऑडिट के दौरान कोई उल्लेखनीय बात सामने प्रकाश में नहीं आई है। उन्होंने ये नहीं कहा कोई मतलब कोई चोरी हुई है कि नहीं हुई है, तब तक कोई मामला भी नहीं था। तो ये उन्होंने ये कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आई है, रिपोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन लोग उसको मिसकोट कर रहे हैं। इसलिए मैं बस इस बीच में बोलना था आपको। बताइए। इंटरनल ऑडिट में कोई भी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा था। बाकी किसी ने कोई घपला किया क्या, उस बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी। विनोद बंसल जी का ये कहना है। ये बात जैसा वो समझा रहे हैं वैसा ही क्या समझी जा सकती है, ये मैं दर्शकों पर छोड़ूंगा। लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूं जयशंकर जी के पास। जयशंकर गुप्ता जी, एक बात मुझे ये बताइए कि देखिए, अगर कोई किसी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो जाहिर है उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो कैसा पेश आता रहा है, वो क्यों संस्थान में आया, किन वजहों से उसको संस्थान में रखा गया, ये सब भी लोगों के जहन में आता है। और कुछ हद तक उसके ट्रैक रिकॉर्ड, अगर वो जेन्युइन व्यक्ति रहा है उस समय तक, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी होती है। पुलिस में भी मान लीजिए कोई रिश्वत लेता पकड़ा जाता है तो डिपार्टमेंट एक हद तक ये देखता है कि ये क्या वाकई ऐसा हुआ था क्या। किसी भी संस्थान में किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, एक हद तक प्रोटेक्शन होता है। लेकिन जैसे ये समझ में आता है कि नहीं मामला इससे कुछ अलग है, तो फिर उससे दामन भी छुड़ाया जाता है, पिंड भी छुड़ाया जाता है। कहां पर वो लाइन होती है जहां पर यह तय किया जाता है कि यहां तक हम प्रोटेक्ट करेंगे और यहां के बाद हम जैसा होगा वो परिस्थिति को अपना ओन कोर्स लेने देंगे, कानून अपने हिसाब से, प्रक्रिया अपने हिसाब से काम करेगी, हम उसके साथ नहीं रहेंगे? कब कहां तय होता है? नहीं दिनेश जी, पहली बात तो ये है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले राम मंदिर के चढ़ावे पर वो लोग हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या चोरी को उजागर करने वाले षड्यंत्र कर रहे हैं, ये हमारी समझ में कतई नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अभी विनोद जी को मैं सुन रहा था, विनोद जी बता रहे थे कि साहब
प्रधानमंत्री भी आरएसएस के हैं, गृह मंत्री भी आरएसएस के हैं, रक्षा मंत्री भी आरएसएस के, तमाम लोगों के नाम गिनाए, मुख्यमंत्री भी हैं, तो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय जी भी हैं। अब इन लोगों के रहते अगर चोरी हो रही है तो फिर जिम्मेदार किसको कहा जाएगा? जिम्मेदार किसी और को तो नहीं कहा जाएगा। भाई हिंदू धर्म को तो आपने बांट के रखा है ना। आप जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को इसलिए धुलवाते हैं क्योंकि वहां पिछड़ी जाति का आदमी रहता था, अखिलेश यादव रहता था। कन्नौज में आप मंदिर को धुलवाते हैं क्योंकि वहां अखिलेश यादव रहते हैं। सुन लीजिए विनोद जी, मैं आप पर टोक नहीं रहा था, प्लीज आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए, फिर बाद में बोलिएगा। जयशंकर जी, भगवान कृष्ण भी यदुवंशी थे, यादव थे, तो ये कोई यादव रह रहा था इस वजह से धुलवाया गया था, ये बात तो मत कहिए, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उजागर करने वाला सनातन का दुश्मन है, षड्यंत्रकारी है, या चोरी करने वाला षड्यंत्रकारी है और चोरों को बचाने की कोशिश में मुब्तला व्यक्ति दिखाई देता है। दिया एक मिनट तो हमको भी दे। नहीं, मैं विषयांतर ना करिए सर, उसी मुद्दे पर रही। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। मेरे समझ में सिर्फ एक बात आती है, बहुत पहले की बात है, जब सुषमा स्वराज जी थी लोकसभा में, किसी बात पे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी को दिखा करके कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं उसी को थोड़ा सा चेंज करके करना चाहता हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि मंदिर का चढ़ावा क्यों लूटा, कैसे लूटा। मुझे रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर जवाब क्या होता है उसका? शायर कहता है, मैं बताऊं मंदिर का चढ़ावा क्यों लूटा। मंदिर का चढ़ावा इसलिए लूटा, तेरा रहजनों से था वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। ये बात है। आज आपने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के लोगों की, सनातन के जो भी तथाकथित जो भी हैं लोग, उनकी आस्था को आपने लूटा है। पहले आपने वोट के नाम पे लूटा, वोट लूटा, राम के नाम पर वोट दे दे बाबा, राम के नाम पर वोट दे दे बाबा, नहीं दे दिया आपको। अब आप जब शासन में आ गए, सरकार चला रहे हैं, तो आप फिर मंदिर के चढ़ावा लूट रहे हैं। ये आपका काम है क्या? प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप इनकी भाषा से आप समझ सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कि राम मंदिर का आंदोलन, यानी राम मंदिर का आंदोलन जो था वो वोट बैंक के लिए था। हैरानी होती है, कल जाकर के यही कहेंगे, जो आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके प्रति इनका दर्द नहीं झलक रहा है। तो इससे पता लगता है कि भारत का एक बौद्धिक गिरोह और उसकी सोच क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि उनको आप बचाइए, हम में से किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सारा संगठन ऐसा है और पूरे संगठन को लपेटते हैं, तो मैंने तो सवाल किया था कि बोफोर्स का 1987 में आया था रेडियो स्टेशन पर, एफआईआर दर्ज नहीं कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह की सरकार आई तब जाकर के की थी, यही कांग्रेस पार्टी बैठी हुई ना। नेशनल हेराल्ड केस के मामला में, प्रियंका गांधी को वाड्रा के मामला में, सारे ये सड़कों पर उतर आते हैं। आपको एफआईआर करने पर आपको परेशानी हो जाती है। यहां तो खुद ट्रस्ट के लोग जाकर के कह रहे हैं कि एफआईआर, ट्रस्ट के लोग ही गए एफआईआर के लिए। भाई स्पाई कैंप किसने लगाया था? स्पाई कैंप ट्रस्ट के लोगों ने लगवाया था। चोरी का अंदेशा उनको था। आप कह रहे हैं कि वो जो है वो राजनी कर रहे थे। वाह रे वाह, ये कौन सा ऐसा चिंतन है भाई? नहीं तो ये बताइए, अभी जो राजकुमार भाटी जी अभी एक बात कह रहे थे, उन्होंने तो ये भी, समाजवादी पार्टी तो ये भी कहती है कि अगर हम इसमें विसिल ब्लोअर की तरह सामने नहीं आते तो कोई नहीं था जो इसको सतह पर लाने का काम करता। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो नहीं, तो ये बताइए, चंपत जी इंटरनली मैटर को इंक्वायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, वो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी, आप जिसको राजनीति कह रहे हैं, अगर राजनीति से जुड़े हुए लोग सामने नहीं आते तो क्या ये मामला भी सामने आने पाता? देखिए, मैं दो बातें इसमें कर रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिएगा। चंपत राय जी को कभी ये अंदेशा नहीं रहा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल की अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। विश्वास और भरोसे के आधार पर और व्यक्तिगत संबंध के आधार पर ये सारी चीजें चलती हैं। सर, मैं मानता हूं सर, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस एक्सेप्ट कर रहा हूं, नो एक्सक्यूज। बिल्कुल नहीं, अब वो वाली बात मुझे याद आ रही है, प्रोफेसर साहब, साइट में बहुत बड़ी गलती हुई है। प्रोफेसर साहब, वो नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने किसी से पेन लिया उधारी में कि देना जरा पेन, उसने बगैर देखे उस तरफ से पेन लिया, वो छूटी और उसकी निब टूट गई।
उसने कहा क्या भाई तेल लगा के रखते हो पेन में, हाथ से फिसल के देखो तुम्हारा पेन गिर गया। जब उसने देखा एक भीम काय आदमी थे जिसकी वो पेन थी, उसने कहा भाई साहब मेरे हाथ में तेल लगा था और ये फिसल के गिर गया। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। कोई हो सकता है नेक हो, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा हुआ है और उसने अपने पद का निर्वहन वैसा नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए था, तो फिर बाकी बातें लागू नहीं होती हैं।